हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स इनसाइट। ये है फुल केवी मैदान सीरीज चैप्टर 4 पार्ट 4। इससे पहले मैं ऑलरेडी चैप्टर 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन के ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो पहले आप जाकर उन्हें देखिए और उसके बाद इसे देखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो सके। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाई हूँ जो कि है क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस कोल एंड क्लैन मॉडल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Classroom teaching still dominates the scene of formal education system, where face-to-face instructions are given to students. The primary objective of classroom teaching is to achieve instructional objective in the cognitive domain, namely those concerned with developing knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation abilities. इस पैराग्राफ का मेन आइडिया ये है कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में अभी भी क्लासरूम टीचिंग सबसे ज़्यादा कॉमन और पावरफुल टूल माना जाता है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम मतलब कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होती है, वहाँ पर टीचिंग का सबसे बड़ा मेथड या सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो माना जाता है वो होता है फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस। मतलब टीचर डायरेक्टली क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को समझाता है, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। क्लासरूम टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स के इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। ओके, ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है स्टूडेंट्स के दिमाग का विकास करना। इसमें 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब वो 6 लेवल्स कौन कौन से होते हैं अभी हम वो पढ़ेंगे। पहला लेवल होता है नॉलेज, वहाँ पे हम फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लाइक रटना टाइप। मतलब पहले बच्चों को हम क्या करते हैं, बताते हैं कि ये ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, अब इन्हें रट लो। बचपन में ऐसा ही होता है। ठीक है, ABCD बताई और उन्हें रटने को बोल दिया सीधे। ठीक है, उसके पीछे का क्या चीज़ है कैसी वो हमें नहीं पता, सिर्फ रट लो सीधे। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन, फिर बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं, मतलब चीज़ों को तोड़कर और जोड़कर उनका रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है सिंथेसिस, अलग अलग आइडियाज़ को मिलाकर एक नया आइडिया बनाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है इवैल्यूएशन, मतलब डिसीजन लेने या जजमेंट करने में आपको हेल्प करता है। कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ any teaching learning process, and effectiveness is one of the factors that determine the degree to which the intended learning outcomes are achieved. The process of classroom communication is affected by the multiple factors pertaining to teachers, student, message instructions, methods, and media and learning environment. However, very few of us understand the nature of communication and make deliberate attempts to improve its effectiveness. Communication skills are acquired through training, and it can be improved with the practice, and it requires conscious knowledge and strategic judgment. Evidences indicate that by improving communication skills, individual can have more effective and satisfying communication experience. अब कम्युनिकेशन तो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, टीचिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगी तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। मैं हमेशा स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि अगर कम्युनिकेशन अच्छी हुई तो आपकी जो लर्निंग है वो भी इफ़ेक्टिव होगी। अगर कम्युनिकेशन ही अच्छी नहीं है तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और इतना इजी वे में होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा जो ईज़िली समझ सके। अगर टीचर की कम्युनिकेशन वीक है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा और इंटेंडेड लर्निंग आउटकम अचीव नहीं हो पाएगा। हम चाहते तो हैं बच्चे को आज ये टॉपिक कंप्लीट कर दे, बट मैं उसे ईजिली नहीं बता रही हूँ, मैं उसे बहुत लेंदी प्रोसेस समझा रही हूँ, मैं उसे क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो टॉपिक आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो मैं क्लासेस लेती रहूँगी और वो बढ़ता रहेगा, पर वो बच्चे को समझ नहीं आएगा। जो मैं टारगेट अचीव करना है मैं वो अचीव नहीं कर पाऊँगी। क्लासरूम कम्युनिकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं लाइक टीचर, स्टूडेंट, मैथड और मीडिया और लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर क्यों? क्योंकि टीचर के पास कितनी नॉलेज है, उसका क्या एटीट्यूड है बच्चों को लेकर और कैसे वो कम्युनिकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्टूडेंट, अब स्टूडेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। अब बच्चा ही पढ़ने में मन नहीं लगा रहा तो सब कुछ टीचर क्या कर सकता है। कभी कभी बच्चे को भी टीचर आपको बेस्ट मिल जाएगा पर बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहेंगे, बच्चे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, वही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे हैं
वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उन्हें बैकग्राउंड पहले से चैप्टर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप आगे पढ़ा रहे होते हो, उससे क्या होता है उन्हें कुछ समझ नहीं आता जो आप करंट टाइम पे उन्हें टॉपिक पढ़ा रहे हो। फिर आता है मैसेज, जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो किस तरीके का है, ठीक है। फिर मैथड्स और मीडिया, अब मेथड किस मेथड को आपने इस्तेमाल किया, किस मीडियम को आपने इस्तेमाल किया, क्या आप बोर्ड पर लिख रहे हो, क्या पीपीटी बनाया है आपने, क्या आप ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हो, क्या बच्चों को वीडियोस दिखा रहे हो, फिर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, मतलब ये चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें पीपीटी से समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें वीडियो से समझ में आती हैं, कुछ टॉपिक को जब तक आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करोगे लाइक एक्सपेरिमेंट्स, तब तक बच्चों को समझ नहीं आएगा। फिर आता है लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम का डिसिप्लिन, नॉइज़, लाइटिंग, वेंटिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो क्लास में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बच्चे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, नहीं पढ़ा पाओगे, लाइट ही नहीं है, अंधेरा हो रहा है, पढ़ा ही नहीं सकते, या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तब भी नहीं पढ़ा पाओगे, एक्सटर्नल नॉइज़ चल रही है नहीं पढ़ा पाओगे आप। तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत कम लोग कम्युनिकेशन के नेचर को समझते हैं, मतलब टीचर्स कॉन्शियसली एफर्ट नहीं करते कि अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। एग्जैक्टली आपको चाहिए, मतलब जो टीचर्स होते हैं उन्हें अपनी कम्युनिकेशन पे प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए ताकि वो क्या करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकें। कम्युनिकेशन स्किल जन्म से नहीं आती, ये बाय बर्थ नहीं होती, आप ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से, कॉन्शियस जजमेंट से इम्प्रूव कर सकते हो। एविडेंस भी दिखाता है कि अगर टीचर्स अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करके उनकी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव और सेटिस्फाइंग बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक टीचर मोनोटोनस वॉइस में पढ़ा रहा है बिना एग्जाम्पल्स के, स्टूडेंट्स बोर हो रहे हैं, अगर वो अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करके थोड़ा एनर्जेटिक टोन में डेली एग्जाम्पल्स और विजुअल्स यूज़ करेंगे तो सेम कंटेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, राइट। छोटे बच्चों के में ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो क्या होता है कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं। बड़े बच्चों में क्या होता है वो उन्हें पता है कि मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, उन्हें चाहिए होता है थोड़ा सा फन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी क्लास, तभी उन्हें समझ में आएगा, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन सिम्बल्स। It is a process that involves organizing, selecting, and transmitting symbols in an appropriate manner to ensure that the receiver perceives in her thought process the intended meaning of the communicator. हर कम्युनिकेशन का बेस होता है लाइक सिम्बल्स, जैसे शब्द, गेस्चर्स, साइंस, सिग्नल्स, ड्राइंग। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कम्युनिकेटर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है, सेलेक्ट करता है एंड ट्रांसमिट करता है सिंबल्स के थ्रू। रिसीवर के माइंड में जो मीनिंग क्रिएट होती है वो कम्युनिकेटर की मीनिंग के साथ मैच होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल, अगर टीचर वाटर साइकिल पढ़ा रहा है और बैकग्राउंड पर एक डायग्राम बनाता है लाइक क्लाउड, रेन, रिवर और एरो से बिल्कुल लेबल कर देता है उस डायग्राम को, देखा होगा, अब यहाँ पे क्लाउड बना दिया है ना, यहाँ पे पानी है, फिर टीचर यहाँ पे एरो से शो कर रहा होता है कि ये यहाँ पर होगा प्रोसेस, इस तरीके से प्रोसेस होगा, राइट। तो क्या होता है वहाँ पर, ये डायग्राम एक सिंबल्स हैं जो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, राइट। तो उनसे इस डायग्राम बहुत ज़रूरी है बनाना, तभी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ऐसे मुंह से बोल दिया तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं पर डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। According to Cole and Clan, a typical process of classroom communication includes the following 5 distinct stages. तो कोल एंड क्लैन के कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता है कि जो कोल एंड क्लैन है उनकी अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। रिलेशन ऑफ मैसेज, मैसेज एनकोडिंग, मैसेज ट्रांसमिशन, मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड फीडबैक एंड इवेल्युएशन, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले से फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज से, ठीक है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला स्टेप क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द वे वी से एंड हाउ वी से। तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिकेशन डिपेंड ही इस पर करता है कि हम कोई चीज़ कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो communication starts with an idea or a message state that is to be transmitted to the target audience with a motive to get a positive response. Communicators is
one who initiate the communication process. A message is set of verbal and non-verbal clues sent by a source. देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है, शुरू होती है एक आइडिया से. आइडिया क्या, कि मुझे सामने वाले को कोई मैसेज देना है. ठीक है, मेरे अंदर एक थॉट आया, मेरे अंदर एक आइडिया आया कि मुझे ये वाली बात सामने वाले को बतानी है. तो ये क्या हुआ, यहाँ से कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और मैं सामने वाले को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, और ये मोटिव है कि उस तक मेरा इन्फॉर्मेशन पहुँचे. तो जो ये सोचता है कि मुझे ये बात बतानी है सामने वाले को, वो कम्युनिकेटर होता है, और मैं कहूँ सेंडर होता है, या फिर और वर्ड इनकोडर होता है. ठीक है, फिर आता है मैसेज जो होता है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. ठीक है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है. इट डिपेंड्स कि मैसेज किस तरह का है. अभी मैं आपको ये डायग्राम भी दिखाऊंगी. इसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन अ कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज लेवल, एटीट्यूड, एबिलिटी टू थिंक, organize thoughts quickly and express himself herself effectively, same of attributes of good communicator. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, नॉलेज कैसा है, एटीट्यूड कैसा है कम्युनिकेटर का, और वो उसकी सोचने की क्षमता कैसी, चीज़ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का तरीका. देखिए, कुछ बात मुझे सामने वाले को बतानी है, पर मैं पता है क्या, जो बात मुझे बाद में बतानी वो मैंने पहले बोल दी, और जो पहले बतानी वो मैंने बाद में बोल दी. ठीक है, जैसे मुझे बताना हो, मान लीजिए मैं तुमसे मैं कल तुम्हारी फ्रेंड से मिली थी, और फिर मैं मिली थी कल तुम्हारी फ्रेंड से. तो ये क्या, ऑर्गेनाइज नहीं किया मैंने, वर्ड्स को मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किया, विच मीन्स हो सकता है कि सामने वाले को ये कम्युनिकेशन जो मैं बताना चाहती हूँ वो ना समझ कुछ और समझ जाए. ठीक है, तो आपके अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना भी प्रॉपरली बहुत ज़रूरी होता है, और आप सामने वाले को कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर. टीचर्स कंसर्न्ड दे conceptualize ideas to be conveyed to students by arranging them in a coherent and meaningful sequence. In the most of the instances, they draw a content from a curricula. The teachers interpretate those ideas and determine the appropriate organization of the content. तो यहाँ पे क्या होता है, हमें कोई भी बात जो बतानी है वो एक मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसका एक मीनिंगफुल सीक्वेंस होना चाहिए. ठीक है, ताकि जो आइडिया इंटरप्रेट करने वाला है, जो डिकोडर होने वाला है, उसे उस चीज़ को समझने में आसानी हो. ठीक है, अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो सामने वाला तो जाहिर सी बात है या तो वो कुछ नहीं समझेगा या तो वो कुछ और ही समझ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार. ये है प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. पहले क्या शुरू होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज. पहले मैसेज का फॉर्मुलेशन होता है, फिर हम उसे इंकोड करते हैं. क्या करते हैं, इंकोड करते हैं कि क्या थॉट्स और आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना है. हम उसे अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर क्या करते हैं, फीडबैक या ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कि किस मीडियम से वहाँ तक हम भेज रहे हैं. क्या मैं उसे ओरल बता रही हूँ, रिटन बता रही हूँ, कॉल पे बता रही हूँ, है ना, किसके थ्रू मैं उसे ये मैसेज बता रही हूँ. फिर सामने वाला उस मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब समझने की कोशिश करेगा. इन सब के बीच में क्या आता है, एक नॉइज़ भी होती है. इन सब के बीच में क्या होगा, हो सकता हो कि जब मैं वो मैसेज बता रही हूँ सामने वाले को, तो बहुत सारा शोर आ रहा हो और वो मेरे मैसेज को ना समझ पा रहा हो. ठीक है, वो जो नॉइज़ है वो इंटरप्ट कर रहा हो मेरे मैसेज को उस तक ना पहुंचने देने के लिए. फिर आता है, फिर सेम क्या होता है, सामने वाला फीडबैक भी तो देगा. राइट, सामने वाला क्या करेगा, फीडबैक भी तो देगा. तो वो क्या करता है, फिर वो हम जो मुझे, अब मैंने उसकी बात सुन ली, समझ ली, अब मैं उसे वापस कुछ बोलूँगी ना, तो क्या होगा, मैं वापस से क्या करूँगी, मैसेज बनाऊँगी. उस मैसेज को इंकोड करूँगी कि मुझे क्या बोलना है, ऑर्गेनाइज करूँगी अपने थॉट्स को, किस मीडियम के थ्रू, फ़ोन से या फिर वीडियो से, मैसेज से, ओरल, रिटन, कैसे. फिर वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, वो समझेगा कि मैंने क्या बोला है उसे. फिर वो क्या करेगा, अगेन फिर वो मुझे कुछ बोलेगा, फिर मैं मैसेज फिर फॉर्म होगा. तो क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तुमने कुछ बोला, उसने डिकोड किया, फिर वो इंकोड किया, फिर डिकोड करेगा, फिर फीडबैक देगा, फिर वो इंकोड करेगा, फिर मीडियम के थ्रू भेजेगा, फिर मैं डिकोड करूँगी. इस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज के बाद मैसेज एनकोडिंग. वैसे मैंने अभी ऊपर तो सब कुछ थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है.
यहाँ पे क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल the internal shaping, sorting and shifting of idea for clarification of organization is called message formulation. It is a purpose is to create a clear and a meaningful message. Encoding involves converting an idea into a form that can be transmitted to receiver. And third one is the communicator not only translate his or her purpose into a message but also decide on the medium to communicate his or planned message. तो इनकोडिंग का मतलब है एक आइडिया को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो रिसीवर समझ सके. कम्युनिकेटर डिसाइड करता है कि मीडियम कैसा होगा, लाइक राइटिंग में होगा, ओरल में होगा, गेस्चर्स में होगा, सिग्नल्स में होगा, साइन में होगा, स्पीच में होगा. ठीक है, अगर रिसीवर इलिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, तो रिटन मैसेज बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा. उसके लिए मुझे ओरल ही बोलना पड़ेगा. ठीक है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो रिटन मैसेज कर सकते हैं मुझे. और टीचर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकोडिंग करता है. सब्जेक्ट किस तरह का है उसी तरीके से, अगर मान लो सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट का टॉपिक आ गया तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन पे जाएगा, बच्चों को करके दिखाएगा वो चीज़, राइट. अगर मान लो मैथ्स टीचर है तो वो नंबर्स और फॉर्मूलाज के थ्रू बताएगा बच्चे को. अगर वो साइंस टीचर है तो डायग्राम्स के थ्रू. कॉमर्स टीचर है तो बैलेंस शीट फॉर्मेट में चीज़ें बताए, मे बी, है ना, कोई फॉर्मेट बनाएगा, चाहे वो बैलेंस स्टेटमेंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, तो इसके अकॉर्डिंग वो बच्चों को समझाना है. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेटर जो होता है वो चूज़ करता है मीडियम किस तरीके का होगा, और जो टीचर होता है वो इनकोड करता है अपने आइडियाज़ को बच्चों के करिकुलम के अकॉर्डिंग, जो उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी जो एक तरीका है इनकोड करने का थॉट्स और आइडियाज़ को वो यूज़ करता है. ठीक है, नेक्स्ट है मैसेज ट्रांसमिशन. Message transmission is a critical stage in a communication process. It answers how a message is delivered. The sender select an appropriate channel or mode of presentation. तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है. तो क्रिटिकल के साथ क्या होता है, इंपॉर्टेंट स्टेज भी होती है कि हमारा मैसेज कैसे पहुंचने वाला है. ठीक है, तो हमें एक अच्छा चैनल सेलेक्ट करना होता है, मोड सेलेक्ट करना होता है अपने मैसेज को भेजने के लिए. अब a channel क्या होता है? A channel is a vehicle or means through which a message or stimulus is carried from the communicator to the receiver. There are various options available as channel like written, spoken, verbal, non-verbal, mass media, etc. तो चैनल क्या होता है? चैनल है एक तरह का व्हीकल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक मीडियम जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र होने वाला है सामने वाले के पास, जिसको हमें मैसेज भेजना है उसको. वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, स्पोकन, वर्बल, नॉन वर्बल, या मास मीडिया, कॉल के थ्रू, वीडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, एनीथिंग. अ टीचर यूज़ अ फिल्म और अ फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन टू कन्वे द सेम आइडिया. देखो, ठीक है, या तो वो खुद फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगी वो एक्सपेरिमेंट, ताकि वो मैसेज को कन्वे कर सके. ठीक है, message decoding and interpretation. Decoding is interpretation of the message by the receiver. Actually, the receiver looks for meaning in the message that is common to both the receiver and the communicator. The process of decoding by the receiver is not passive but active one. Language does not have meaning, it has a potential for meaning, and it is a decoder who is actively engaged in making meaning on the basis of his or her background, knowledge and context of communication. तो डिकोडिंग होती क्या है? जो मैसेज मैंने रिसीव किया उसको इंटरप्रेटेट करने की कोशिश करना या इंटरप्रेटेट करना इज डिकोडिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर जो होता है वो मैसेज रिसीव करता है और फिर मैसेज को समझने की कोशिश करता है कि सामने वाले ने मुझे क्या मैसेज भेजा है. ठीक है, और जो प्रोसेस होता है डिकोडिंग का रिसीवर द्वारा वो पैसिव नहीं एक्टिव होता है. ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, सामने जिसने मैसेज रिसीव किया वो उसकी प्रायर नॉलेज पर डिपेंड करता है, या उसके फैमिली बैकग्राउंड या उसके स्टडी के बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को किस तरह समझने वाला है. ठीक है, if the receiver possesses the background information and is familiar with the information of language used, then it becomes easier to him
और हर टू डिकोड द कॉम्प्रिहेंड। जैसे मैंने कहा कि उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या प्रायर नॉलेज कैसी है उस रिसीव्ड नॉलेज के बारे में, वो उसी अकॉर्डिंग उसको समझेगा, इंटरप्रिटेट करेगा। अगर वो पहले से जानता है लैंग्वेज के बारे में, जिस लैंग्वेज में उसने मैसेज रिसीव किया है या जो इन्फॉर्मेशन उसने रिसीव की है उसके बारे में वो प्रायर नॉलेज रखता है, तो वो ईजिली डिकोड कर पाएगा उस मैसेज को। ठीक है। If the receiver does not have the ability to listen, read and think, he or she will be not able to receive and decode the message. जाहिर सी बात है, अगर कोई सामने वाले के पास सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता या लिखने की क्षमता या सोचने की क्षमता नहीं है, पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो वो जो मैसेज रिसीव करने वाला है वो डिकोड वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा या वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। और जिस सेंस में वो मैसेज भेजा गया वो उस सेंस में तो बिल्कुल भी डिकोड नहीं कर पाने वाला है। For effective communication, the receiver is most important link in a communication process. एक अच्छी कम्युनिकेशन प्रोसेस में रिसीवर जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि रिसीवर कैसा है और वो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा क्या वो डिकोड कर पाएगा अच्छे से कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। फीडबैक क्या होता है? एक तरह का रिस्पॉन्स होता है रिसीवर द्वारा जो मैसेज कम्युनिकेटर ने भेजा होता है उस पर। ठीक है। तो फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीवर टू द कम्युनिकेटर्स मैसेज। द एक्सचेंज इज पॉसिबल ओनली इफ द रिसीवर्स रिस्पॉन्ड। तो क्या होता है, जो फीडबैक मिलता है, ठीक है, वो कैसे मिलता है? जो कम्युनिकेटर ने मैसेज भेजा है उसके रिस्पॉन्स में फीडबैक रिसीवर देता है, और फीडबैक तभी मिल सकता है जब रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। वैसे फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वरना हम समझ ही नहीं पाते कि सामने वाले को मेरा मैसेज समझ में आया भी है कि नहीं आया, या जो मैंने समझाया वही सामने वाला समझा कि नहीं समझा। ठीक है। इट इन्वॉल्व अ receiver reacting to the transmitted message and convey the response to the sender। जैसा मैंने आपको बताया कि वो रिसीव मैसेज पर रिएक्ट करेगा। मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेटर encourage feedback and adjust the content and presentation for the message as per the feedback received। तो बहुत सारी कम्युनिकेशन जो होती है वो फीडबैक को कम्युनिकेटर्स होते हैं वो फीडबैक को क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि सामने वाले ने चीज़ें समझी कि नहीं समझी, और इन केस वो नहीं समझी तो क्या करते हैं कि उन्हें दोबारा समझाने की कोशिश करने के लिए हमें पता होता है कि सामने वाले को नहीं समझ आया तो हम उन्हें समझा सकते हैं दोबारा। ठीक है। टीचर्स नीड टू बी अवेयर टू बी subtle and direct way of students for conveying reactions to the message received. Skilled teachers also control feedback so to avoid unnecessary interference in an ongoing communication process। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कम्युनिकेशन ज़रूरी तो होती है, फीडबैक ज़रूरी तो होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल ही रही हूँ, अभी मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया अपना पैराग्राफ या लाइन या सेंटेंस, बट क्या होगा, मुझे फीडबैक मिलने लग गया, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। लाइक स्टूडेंट जब कोई टॉपिक हम क्लासरूम में मान लो इंट्रोड्यूस करते हैं तो कभी कभी क्या होता है बच्चे आधे सुनकर ही बोलते हैं मैम मुझे समझ नहीं आया, मैम इसका मतलब क्या होता है, मैम ये क्या है, मैम वो क्या है, बट मैंने तो अपना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं किया, लेट मी फिनिश फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इन्हें बोला गया है कि जो स्किल्ड टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीडबैक को कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब है, बहुत बार अपने इंस्ट्रक्शन सुने होंगे टीचर से, पहले मुझे मेरी बात फिनिश कर लेने दो, उसके बाद तुम लोग को जो पूछना है वो पूछो, ऐसे सुने ना टीचर से। इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं अपनी बात फिनिश कर लूँ ताकि जिन बच्चों को बातें मेरी समझ में आ रही वो समझ जाएं, उसके बाद तुम एट द एंड ऑफ द क्लास मुझसे पूछ लेना, क्लास के अंत में पूछ लो क्या टॉपिक आपको समझ नहीं आया, या मैं पैराग्राफ को फिनिश कर लूँ उसके बाद मुझसे पूछो। ठीक है, ताकि बाकी सारी जो बच्चे हैं वो इंटरप्ट ना हो, या मेरी क्लास जो चल रही मैं इंटरप्ट ना हूँ। ठीक है। Even by fluttering eyelids, raising an eyebrow, making facial expression, organizing a point shaped and reshaped by the communicator and the receiver until the meaning become clear. In this way, both the participants in the communication interact and constantly exchange the roles. The face-to-face communication, receiver respond naturally, direct and immediately. देखो कभी कभी क्या होता है, अपनी आंखें ऊपर नीचे करना, आईब्रोज ऊपर करना, फेशियल एक्सप्रेशंस बनाना, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। ये इसका मतलब होता है कभी कभी हम थम्स अप करके शो करते हैं, विच मीन्स ऑल राइट, समझ में आया ना, ऐसा करके हम एक्सप्रेशंस देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है,
कि ये भी बताती हैं कि मुझे आपकी बात क्लियर हो गई है, ठीक है, मुझे आपको समझ में आ गया। ये सब गेस्चर्स होते हैं जो शो करते हैं कि मुझे समझ में आ गया या नहीं समझ आया, ठीक है। और जो रिसीवर होता है वो उस बात को नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है और तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाता है जब फेस टू फेस बात हो रही होती है। और इम्प्रूवमेंट की जो चांसेस होते हैं ना वो फेस टू फेस में ज़्यादा होते हैं कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के या फिर कम्युनिकेशन को करेक्ट करने के, ठीक है, और फीडबैक मिलने के। Feedback provide an opportunity to evaluate what is wrong, what is right about a particular communication. It helps to regulate the conversation among two or more people. देखो, जो फीडबैक है वो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। वो इवैल्यूएट करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। एक इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है has a specific application for classroom teaching and learning. In the most classrooms interaction, there are constant role changes and many times the communication process is reversed. तो बोला गया जो इंटरेक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो क्लोड एंड क्लैन ने दिया है वो बताता है कि क्लासरूम लर्निंग में कैसे स्पेसिफिकली हमें उसे अप्लाई करना है, ठीक है। और जो क्लासरूम इंटरेक्शन होती है उसमें जो रोल्स होते हैं वो कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने कुछ बच्चों को बताया, फिर मैं बच्चों के साथ डिस्कस करूंगी, तो अब वो बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, पहले मैं बोल रही थी और वो सुन रहे थे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या रिवर्स भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नॉइज। Noise is an interruption that can creep it at any point of time in the communication process and it make it ineffective. Environment is one major cause of interference with the message reception, like noise from the road, constant chattering of individual, blathering loudspeakers, faulty transmission, etc. Noise can also occur in the other forms like poor handwriting, heavy accent, and soft speech. Communication is poorly lit room, etc. In fact, these are the barriers of communication. For the smooth and effective communication, it is necessary for the eliminate or to reduce noise as far as possible. तो नॉइज़ को तो हमारी कम्युनिकेशन से हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है ना वो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नॉइज़ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हो जाती है और हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस को बिल्कुल इनइफेक्टिव बना देती है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव हो गई तो सामने वाले को समझ पूरी तरह से नहीं आएगी या बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी हमारी मैसेज जो हम उन्हें ट्रांसफ़र कर रहे थे। जो नॉइज़ होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है, लाइक हमने मुझे रिटन फॉर्म में मैसेज ट्रांसफ़र करना था पर मैंने इतनी गंदी राइटिंग लिखी कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे ओरली मैसेज ट्रांसफ़र करना था पर मैंने अजीब तरह से बोला, मेरा एक्सेंट सामने वाले के एक्सेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता और उसे बिल्कुल समझ नहीं आया, ठीक है। या मैंने इतना धीमे बोला कि सामने वाले को सुनाई ही नहीं दिया। तो नॉइज़ कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। तो नॉइज़ क्या हो गई, नॉइज़ का मतलब सिर्फ शोर नहीं है, शोर मतलब नॉइज़ का मतलब है डिस्टर्बेंस यहाँ पर, ठीक है, जो हो जाती है जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हो कोई मैसेज, ठीक है। अब नॉइज़ कितनी तरह की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल और एक होता है साइकोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल नॉइज़ क्या होती है, लाइक बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेडेक, फटीक, हंगर, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, ये फिजियोलॉजिकल होती है, फिजिकल। फिर आती है फिजिकल नॉइस। ये क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिस्टर्बेंस आती है, लाइक ट्रैफिक जैम, हॉर्न्स बज रहे हैं कंटिन्यूसली, पुअर लाइटिंग, ये सब क्या है, फिजिकल नॉइस। अब आता है साइकोलॉजिकल नॉइस, माइंड डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन, ये सारी क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नॉइस हो गई। आप इनअटेंटिव हो मीटिंग में, ठीक है, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ये सारी फिजियोलॉजिकल में आते हैं। फिर आता है आपके पास सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस क्या होती है, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लाइक जैगरन। जैगरन का मतलब क्या होता है, ऐसी भाषा, जैसे मान लो आप मीडिया डिपार्टमेंट में हो तो कुछ मीडिया डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मीडिया के डिपार्टमेंट के लोग ही समझ पाते होंगे, ठीक है, तो वो मैं नॉन मीडिया वाले व्यक्ति से बात करूँगी तो उसे वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है। स्लैंग्स हो गए जो सबको समझ नहीं आते, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक टीचर इंग्लिश में टफ वर्ड्स का इस्तेमाल करती है और स्टूडेंट्स को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो बच्चे को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली, दैट इज सिमेटिक लैंग्वेज या सिमेटिक नॉइज, सॉरी।
तो लर्नर्स, ये था फुल केविस मदान सीरीज पार्ट 4 फ्रॉम द चैप्टर कम्युनिकेशन। जल्द ही मैं कम्युनिकेशन का पार्ट 5 भी अपलोड करने वाली हूँ, तो स्टे इन टच। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।